हेलो साथियों, मैं संध्या मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित चौधरी पर। तो साथियों, आ जाइए, फैक्ट से जुड़ जाइए हमारे साथ। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं संस्कृत और हिंदी ये कर रहे हैं। और आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो 2023 का जो हिंदी का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। उसमें कैसे कैसे चीज़ें क्वेश्चन रिपीट हुई हैं, उस चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। ठीक है साथियों, जुड़ जाइए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये जो है हमारा कस्टम प्रश्न पत्र होता है, आपको पता है। और ये 25 नंबर का होता है, इसे हमें 1 घंटे में करना होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे आ चुका है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप सर्च बार में जाके प्ले स्टोर में जाते हैं, सर्च बार में सुमित चौधरी सर्च करते हैं, वहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ऐसा लोगो दिखाई देगा। और आप वहाँ से उसको इंस्टॉल कर लेंगे, फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेंगे। वहाँ पे आपको जो सारी चीज़ें हैं, हमारे जो भी कंटेंट हमारा है, पीडीएफ वगैरह, जो भी आपको छोटे छोटे सेक्शनल मॉक वगैरह उसमें ऐड किए गए हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है कि मूल स्वर है। मूल स्वर क्या है, इसमें से हमें ये बताना है कि मूल स्वर क्या है। आप लोग भी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख लीजिए और इसका आंसर भी करिए कि मूल स्वर क्या है। सबसे पहले मूल स्वर क्या होते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे रिपीट होने के भी चांस हैं कि वो जो अर्ध स्वर है वो किसे कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर करिए, अर्ध स्वर क्या होते हैं। अर्ध स्वर जो साथियों या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, आपको याद होना चाहिए। टाढ़ा क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। आगे क्या है, निम्न अक्षर में महाप्राण है। तो महाप्राण मैंने बताया था, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वो महाप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्पप्राण होता है। ये चीज अगर आप याद कर लेंगे तो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो कौन सा दूसरा और चौथा, शाखा शाहा, हाँ इसमें क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। फिर देखते हैं चौथा क्या है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। और सारे गलत लिखे गए हैं, कोई एक है जो सही लिखा हुआ है, वो कौन सा है वो आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध स्वर है। इसमें जो ये वानर है ये हमारा शुद्ध स्वर, शुद्ध शब्द, सॉरी। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, जंगम का विलोम अगर ये आपको याद होना, स्थिर का अस्थिर होता है, ये सारी चीजें याद। स्वराघात किसे कहते हैं, ये जब क्लास हम लोगों ने करी थी तो ये बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि शब्द को बोलते या लिखते समय जो शिक्षक होता है वो किसी एक शब्द पर जब बहुत ज्यादा जोर देता है, उसे क्या स्वराघात कहा जाता है। ऐसे लिख सकते बोलते समय जब किसी वक्ता द्वारा उच्चारण के लिए उच्चारण के लिए उच्चारण के लिए इस शब्द पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है,
शब्द पर बल दिया जाता है तो उसे स्वराघात कहते हैं। स्वराघात आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि जब शिक्षा के उच्चारण करते समय या बोलते समय इस शब्द की स्पष्टता के लिए या सही उच्चारण के लिए किसी शब्द पर जब जोर देता है तो उसे क्या स्वराघात कहा जाता है। आगे देखते हैं, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए कि पार्श्विक वर्ण क्या होता है। तो उदाहरण पूछा है, आप सिर्फ उदाहरण उसका जब लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसका जो पार्श्विक वर्ण का उदाहरण होता है वो क्या होता है। तो साथियों बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, उदाहरण पूछा है, सिर्फ परिभाषा नहीं। लिपि को परिभाषित कीजिए कि लिपि क्या होती है। क्या होती है साथियों? क्या लिपि के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाषा को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिखने के तो किया जाता है। किया जाता है। बोर्ड कुछ आज दिक्कत कर रहा है साथियों, तो कुछ परिभाषाएं जो बड़े हैं वो क्वेश्चन उनके आंसर में बोल दूंगी, आप लोग समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा। जरूरत नहीं होता है कि जैसे हमने लिखा आप ऐसे लिखें। अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को लिख सकते हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि सेम सेम लिखा जाए, लेकिन हाँ ये जरूर मतलब होना चाहिए कि जो लिखे उसका मतलब वही निकलना चाहिए, उसका सेंस वही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देते हैं, मतलब एक छोटा आंसर हो लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से लिखा कि फटाक से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मीनिंग वहां पे निकाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्य एवं अनार्य का विलोम लिखिए। तो आर्य का होता है आर्य, और दिक्कत कर रहा है कुछ, का होता है अब। आप याद रखें। अब आगे, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। तो कारक की परिभाषा आप लिख लेंगे, यहाँ लिखने में दिक्कत हो रही है। तो संज्ञा सर्वनाम के साथ सीधा संबंध दिखाते हैं, क्रिया का सीधा संबंध दिखाते हैं, या क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक चिन्ह कहा जाता है। और अपादान कारक का क्या चिन्ह होता है? से प्रयुक्त करते हैं। जैसे से, कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए अपादान से, तो इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है? से होता है। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। और इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? से होता है। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसका से होता है। फिर कोई उदाहरण आप, ठीक है, बट जैसे पेड़ से फल गिरा या कुछ भी करके जिसमें से आ रहा हो, कोई भी उदाहरण लिख लेंगे। अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारण हैं ये भी सुन लीजिएगा, ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वही लिखें, आपके दिमाग में जो भी आते हैं 4-5 बढ़िया पॉइंट आपको लिखने हों।
अशुद्ध उच्चारण के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं? एक तो वातावरण या क्षेत्रीय बोली का प्रभाव। जिस क्षेत्र में कोई बच्चा रहता है या हम रहते हैं, वहाँ की जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, तो उसका प्रभाव देखा जाता है कि उच्चारण अशुद्ध का मेन कारण होता है। जैसे जैसे पश्चिमी हिंदी की साइड बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, उधर की जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, उसमें कैसे लोग बोलते हैं, अइबो, जइबो ऐसे करके। तो वो कहीं न कहीं वो क्षेत्रीय बोली का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, बच्चा जो बोलता है वही लिखता है। इसीलिए उसका शुद्ध उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है, जब वो सही बोलेगा तभी वो सही लिखेगा, नहीं तो वो जो बोलेगा वही लिखेगा। हम लोग जैसे सही होता है दवा या दवाई, और जैसे ही कुछ क्षेत्रीय भाषाएँ हैं वहाँ पे बा को बा बोल देते हैं, वो लोग दबा बोलते हैं, दवाई। तो ऐसी जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, बोली हैं, भाषाएँ नहीं, बोली है, उसका जो प्रभाव पड़ता है कि कुछ शब्दों का उच्चारण वो लोग किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखी जाएँ तो उच्चारण सही, तो एक तो हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव हो सकता है। एक तो जन्मजात बच्चे में अगर कोई विकार है, जैसे बच्चा का तुतलाना, हकलाना, एक ये कारण हो जाता है। और क्या हो सकता है कि जैसे मात्राओं का सही ज्ञान ना होना, सही उच्चारण का ज्ञान ना होना, तो एक ये भी कारण हो सकता है। और जैसे क्या हो सकता है, जो मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, क्यों नहीं, वो क्या हो सकते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता में बच्चा गलत कर दे, या भय हो उसके अंदर या कोई डर हो, तब भी गलत कर देता है बच्चा। तो बस यही रीज़न है जो आपको समझ के लिखने हैं। और मतलब जैसे-जैसे उच्च शिक्षा का भी अभाव देखा जाता है कई जगहों पे, कि उच्च शिक्षा का जो अभाव वो भी एक कारण होता है। तो सभी समझ के लिख लेंगे आप लोग। मैं लिख नहीं सकती क्योंकि अपना गड़बड़ करता है। अति लघु है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो बहुत अच्छे से आपने अयोगवाह, अनुस्वार ये सब पढ़ा हुआ है। एक बार परिभाषा देखिए, परिभाषा को समझिए और अपने हिसाब से लिखना है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है एज़ इट इज़ आपको लिखना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। जो स्वर और व्यंजन दो, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। तो स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखते हैं, वो अयोगवाह कहलाते हैं। एक ये या तो इतना लिख देना, या तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते ना ही व्यंजन होते हैं, ये स्वर और व्यंजन दोनों के रूपों में व्यक्त किया जाता है। फिर ये अनुस्वार और ये विसर्ग, विसर्ग में अ आता है, अनुस्वार में अंग आता है, ये ध्यान रखना। अगला है एस्ट्रोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। एस्ट्रोलॉजी की जो रचनात्मक विधि थी वो क्या थी, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इस विधि में लकड़ी व प्लास्टिक आदि से बने वर्गों के टुकड़ों को संकलित किया गया। ये टुकड़े रेखा, व्रत, अर्धवृत्त आदि होते थे। कैसे टुकड़े होते थे? ये वृत्त भी हो सकता था, अर्धवृत्त हो सकता था, और रेखा। इस विधि में छात्र पहले वर्ण को देखता, मतलब जो भी अक्षर होता उसको देखता, तत्पश्चात टुकड़े को खोजता। फिर जो अक्षर है उसके लिए, जैसे मान लो कोई अक्षर है, उसमें सबसे पहले ऊपर जो लाइन होती है, तो उसके लिए क्या, जो रेखा होगी तो वही तो काम करेगी, तो वो ढूँढ के उसको खोजेगा। जोड़कर वैसा ही वर्ण, हाँ, टुकड़ों खोजता और उन्हें जोड़कर वैसा ही वर्ण बनाने का प्रयास करता। इस प्रकार से धीरे-धीरे सभी वर्णों को बनाना सीख जाता, कि जो-जो उसके पास चीज़ें थी, इनकी हेल्प से वो बनाना सीख गया। इस विधि द्वारा सरल वर्णों को पहले तथा कठिन वर्णों को बाद में बनाना सिखाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि एपिस्टोलॉजी विधि में क्या होता है, सरल वर्णों को पहले और कठिन को बाद में सिखाया जाता है। अगला है शिरोरेखा किसे कहते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देवनागरी लिपि में वर्णों के ऊपर खींची, जैसे यही लिखा है समझाइए, तो इसके ऊपर ये जो क्या है, शिरोरेखा है। शिरोरेखा के बिना सही नहीं माना जाता है। खींची जाने वाली रेखा शिरोरेखा कहलाती है। हिंदी भाषा में लिखा हुआ लेख शिरोरेखा के बिना अशुद्ध माना जाता है। अगर आपने कुछ भी लिखा तो उसके ऊपर अगर आपने ये लाइन नहीं खींची तो वो गलत माना जाए। वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखिए। जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या-क्या होता है, ये हमें पता है। कंठ, ताल, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका ये होते हैं। मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। सिर्फ आप इतना लिखेंगे।
और वर्णों के उच्चारण स्थान मूल रूप से 7 बताए गए। कौन से? कंठ, ताल, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। अगला है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताएं। लिखित अभिव्यक्ति क्या है? जब हम अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं, उसे लिखित अभिव्यक्ति, अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। लिखित अभिव्यक्ति एक उच्च संज्ञानात्मक कार्यकारी कार्य है। इसे विचारों को बनाए रखने की क्षमता, मानसिक लचीलापन और स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित होती है। इससे एकाग्रता का विकास, तर्क एवं चिंतन, भाषा शैली का विकास, बहुत सारे जो कौशल हैं वो विकसित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जो वर्ण है तो लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। बनावट सही होनी चाहिए। सबसे पहले बात की, अगर आप का बना रहे हैं तो वो का होना चाहिए, उफा नहीं लगना चाहिए। वर्णों, शब्दों और वर्णों के बीच पर्याप्त एक समान हो की बात है। जैसे लाइन लिखी हुई है तो ये नहीं कि अगर बहुत पास पास लिख दिया, चिपका किया तो बहुत दूर दूर, मतलब ठीक ठाक गैप इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस, पर्याप्त दूरी, एक समान दूरी होनी चाहिए। इसके बीच ज्यादा फिर कम, ज्यादा ऐसे नहीं, थोड़ा बराबर। अब ऐसा भी नहीं कि मेजरमेंट करेंगे हम कि इतना इतना है, लेकिन एक अपने विवेक से सोचकर। सभी वर्णों का झुकाव एक समान होना चाहिए। जैसे जो सभी, अगर आपने लिखा समय, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक, रेखा बहुत इम्पोर्टेंट, तो समय और एक जैसा होना चाहिए। हम सा ऐसे बना दें, फिर माँ ऐसे बना दें या ऐसे बना दें तो ये गलत माना जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है? वाचन किसे कहते हैं, उनके प्रकार लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भाषा में लिखी हुई सामग्री को पढ़ना और समझना ही वाचन कहलाता है। ये तो परिभाषा आप लिखेंगे लिखेंगे कि जो भी भाषा सामग्री है, आपने कुछ भी पढ़ा, जो भी है उसको लिखना और पढ़ना और समझना और क्या कहलाता है, वाचन। जैसे पैम्फलेट जो होता है, समाचार पत्र होता है, उसका क्या वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, तथा पुस्तकों का वाचन करना। वाचन कितने प्रकार का होता है ये जरूर लिखना है। एक सस्वर होता है या एक मौन वाचन होता है। ठीक है साथियों, ये 18 क्वेश्चन होते हैं जैसा कि आपको पता है। तो ये जो 2023 का सेट था वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ जितने भी अभी तक डीएलएड के क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर 16 से लगा के हम लोगों ने कर लिए। अगर ये आप क्वेश्चन जैसे जैसे आपने देखा होगा 16, 17, 18 जैसे जैसे आप आगे बढ़े होंगे, तो आप अगर चीज़ों को कोरिलेट कर पाए होंगे, थोड़ा जोड़ पाए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कहने का मतलब वही रहता है, थोड़ा क्वेश्चन का तरीका बदल देता है, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही आते हैं। तो जो कारक हो गया, वचन हो गया, वाचन हो गया, और कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, कौन से उष्ण व्यंजन है, ये सारी चीज़ें, रेखा किसे कहते हैं, स्वराघात किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप इतना सारा कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर ही कर लेते हैं, तभी आप पूरा पेपर कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए, आपसे मिस हो जाए। ऐसे ही अगर सारे सब्जेक्ट आप कर लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। उसमें से कोई वो नहीं होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ की जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए वो भी हमें नहीं आ रहे हैं। अगर वो आप सारे कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपको जब जाते हैं एग्जाम हॉल में तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ पीवाईक्यू करने का कितना ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।